नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं तेज हिल्स के प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, नियमित रूप से ऑथेंटिक मटेरियल भी पढ़ रहे होंगे और इन वीडियोस का भी सहारा आपको मिल रहा होगा। जैसा कि आपको पता है कि हमने संसद जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था, उसके पीवाईक्यू देख लिए हैं। अब हम जो है उच्चतम न्यायालय के बारे में बात करेंगे। उच्चतम न्यायालय का जो उल्लेख है वो हमें पता लगता है कि जो भाग 5 है उसी के आर्टिकल 124 से लगाकर 147 तक के जो आर्टिकल है उसमें उल्लिखित है। जैसा कि हमने एक स्पेशल क्लास ली थी जिसमें संसद के सारे जो आर्टिकल थे उनको किस प्रकार से याद किया जावे क्रमवार तरीके से, वो बताया था। उसी प्रकार से हम आज जनरल जितनी भी चीज़ें हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के बारे में उनके बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद में एक क्लास में न केवल तमाम सारे आर्टिकल पढ़ेंगे बल्कि जुडिशियल रिव्यू और इसके अलावा भी जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म जो है या पीआईएल है या न्यायिक सक्रियता, जो भी चीज़ें हैं वो तमाम सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में सीधी सीधी उल्लिखित हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानने के लिए जैसे ठीक है हम सीधे ही स्लाइड से ही देखें तो सबसे पहले हम भारतीय सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के का जो हमने प्रावधान है वो कहाँ से डिराइव किया है, तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है उसमें जो उल्लिखित था वहाँ से हमने सुप्रीम कोर्ट लिया है। हालांकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इसका हमें जो इसका जो उद्घाटन है वो हमने 28 जनवरी 1950 को किया था, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उससे ग्रहण किया है। परंतु ये जो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है वो 1935 में वर्णित सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान से कुछ अलग है। कुछ अलग कैसे है कि पहले क्या होता था कि 1935 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट उस समय था वो जो है अपील का अंतिम न्यायालय नहीं था, यानी कि उस समय के जो सुप्रीम कोर्ट था उसके विरुद्ध भी अपील की जा सकती थी। जो ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल है वहाँ पर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रीवी काउंसिल होती थी, यानी कि ब्रिटेन की संसद में एक प्रीवी काउंसिल होती थी, वहाँ पर उसकी अपील की जा सकती थी। जबकि अभी वर्तमान में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो एक तरीके से अपील का अंतिम न्यायालय है, यानी कि हम अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय या फिर आपके जो है हाईकोर्ट न्यायालय में और हाईकोर्ट न्यायालय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील कर सकते हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट की जो अपील के विरुद्ध जो अपील है वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट की ही बड़ी बेंच में होगी, ना कि किसी अन्य देश में जिस प्रकार पहले हुआ करता था प्रीवी काउंसिल में, ठीक है। तो परंतु हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय क्षेत्र है वो पूर्ववर्ती जो संघीय न्यायालय है, उस समय इसके लिए संघीय न्यायालय इस्तेमाल किया गया था, संघीय न्यायालय से ज़्यादा व्यापक है। वह अपील का सर्वोच्च न्यायालय भी है। जबकि पहले कौन होता था, प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठती है। प्रीवी काउंसिल में उस समय के जो संघीय न्यायालय था उसके विरुद्ध अपील किया जा सकता था, इसीलिए अभी वर्तमान में इसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान है वो एकीकृत न्यायिक प्रकृति को फॉलो करता है, यानी कि हमारे यहाँ पर जो है वो एकीकृत न्यायिक प्रक्रिया है। यानी कि सबसे ऊपर जैसे सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट के नीचे आपके जो है आपके अधीनस्थ न्यायालय जिसको बोलते हैं वो होंगे, ठीक है। तो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जितने भी आपके सेशन कोर्ट होते हैं वो होते हैं। तो ये अधीनस्थ कोर्ट, ये एक तरीके से आप देखो कि ये एकीकृत व्यवस्था है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है, हाईकोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। कभी भी अधीनस्थ न्यायालय हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं करेगा, कभी भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं करेगा या उसके द्वारा दिए गए डिसीजंस के विरुद्ध जो है आदेश जारी नहीं करेगा। तो ये एक एकीकृत प्रक्रिया जो है हमारे यहाँ पर अपनाई गई है। जबकि अगर हम देखना चाहें तो अमेरिका में जो है वो संघीय पद्धति के तहत उन्होंने जो है जैसे जो उनके सेंट्रल कानून होते हैं, यानी कि जो संघीय कानून होते हैं, जो संघीय कानून होते हैं उनके लिए संघीय न्यायालय होता है और जो राज्य कानून होते हैं उनके लिए राज्य सुप्रीम कोर्ट होता था, राज्य जो न्याय क्षेत्र होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर कौन सा है, अमेरिकी संविधान के विपरीत जो है हमने कौन सी एकीकृत न्यायिक पद्धति अपनाई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय होता है, जबकि न कि संघीय न्याय मतलब संघीय न्यायपालिका को अपनाया गया है। यानी कि हमारे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार की जो है पद्धति है, या अगर सत्य असत्य नापने में ऐसा कोई एमसीक्यू बना दिया जाता है कि भारत में संघीय न्यायिक पद्धति का जो है
को फॉलो किया गया है तो ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, तो हमें पता लगना चाहिए कि हमारे यहाँ पर एकीकृत न्यायिक पालिका है, न कि संघीय न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका में होता यह है कि जो संघीय कानून होते हैं उनके लिए संघीय न्याय क्षेत्र अलग होता है और जो राज्य कानून होते हैं उनके लिए राज्य न्याय क्षेत्र अलग होता है। यानी कि राज्यों में वहाँ पर जो राज्य है उनकी जो राज्य के मामले हैं उनको देखने के लिए एक कोर्ट होती है, वो है राज्य जो स्टेट की जो कोर्ट होती है वहाँ पर देखा जाता है। उन राज्य कानूनों में वहाँ की संघीय कोर्ट जो है कोई हस्तक्षेप नहीं करती। इसी प्रकार से संघीय विषय को देखने के लिए एक संघीय कोर्ट होती है, वहाँ पर राज्य कोर्ट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता। वहाँ पर इस तरीके से नहीं है कि संघीय कोर्ट के नीचे राज्य कोर्ट होगी। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके नीचे हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट के नीचे जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो सेशन कोर्ट है वो होती है। ठीक है, और जैसे कि मैंने अच्छा पहले मैंने जो है वो ये भाग 5 है, ये भाग 5 है। ठीक है, तो भाग 5 में के अनुच्छेद 124 से 147 तक आपको सुप्रीम कोर्ट के तमाम सारे उल्लेख देखने को मिलेंगे, चाहे उनके गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां और प्रक्रियाओं के बारे में हो। तमाम सारी चीज़ें हम आर्टिकल को ठीक उसी प्रकार से याद करेंगे जैसे कि संसद के आर्टिकल्स को हमने याद किया था, परंतु ये नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमें दिखाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है उसमें कितने सदस्य हैं। शुरुआत में जो है वो सदस्य संख्या अलग थी। ठीक है, फिर समय दर समय जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती गई वैसे वैसे सदस्य संख्या बढ़ती गई। 2019 में जो सदस्य थे वो 31 सदस्य थे और उससे 31 से बढ़ाकर वर्तमान में 2019 में जो है उसको 34 कर दिया गया था। 34 में जो है वो आपके 33 न्यायाधीश होते हैं और एक आपका जो CJI जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो होता है। और इस 34 संख्या को हमें याद रखना है क्योंकि जब पूछा जाता है एग्जाम में तो यही संख्या पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो ऑब्वियस सी बात है जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, जो मुख्य न्यायाधीश है, इन सब की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। परंतु राष्ट्रपति द्वारा कैसे की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा जो की जाती है वो हमें पता लगेगा कि थर्ड जजेस बेंच बेसिकली क्या होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कई सारे जो है प्रावधान वर्णित है। जैसे कि हमारे संविधान में एक परामर्श शब्द वर्णित है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ऐसा शब्द वर्णित है। अब इस परामर्श शब्द के बारे में कई सारे कोर्ट जजेस केस हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट जजेस केस, प्रथम न्यायाधीश जो केस हुआ है, फर्स्ट जजेस केस में अगर हम देखें तो उसमें इस परामर्श शब्द का मतलब केवल विचारों का आदान प्रदान बताया है। परामर्श शब्द का मतलब क्या बताया है, केवल विचारों का आदान प्रदान बताया है। यहां पर परामर्श शब्द का कतई मतलब नहीं बताया है सहमति को। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुख्य न्यायाधीश है उसने राष्ट्रपति को जो परामर्श दिया है उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा ही होगा। जबकि इसी परामर्श शब्द को सेकंड जो जजेस केस था, सेकंड जजेस केस में इसी परामर्श शब्द का मतलब जो है वो सहमति बताया गया। और सहमति किसकी बताया गया कि एक तो जो आपके CJI जो होगा यानी कि चीफ जस्टिस इंडिया प्लस 2 जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनकी जो सलाह होगी, किसको, राष्ट्रपति को जो इनकी सलाह होगी उन्हीं के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की जाएगी। परंतु जब थर्ड जजेस बेंच आया है, थर्ड जजेस बेंच ने जो डिसीजन दिया है वो यहाँ पर डिसीजन जो है बेसिकली यहाँ पर इसको ठीक पलटा गया है। ठीक है, जबकि यहाँ पर इसको और विस्तृत किया गया है कि हाँ सहमति का परामर्श का मतलब सहमति ही होगा, परंतु यहाँ पर एक जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश भारत के जो हैं, उसके साथ में जो 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है, 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है इनकी सलाह के उपरांत ही जो है आपके राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो एक और चीज वर्णित है कि इनमें से अगर दो जज जो है वो उसकी सलाह अलग हो और 2 जजों की सलाह अलग हो, यानी कि CJI प्लस 2 जजों की सलाह अलग हो और 2 अन्य जजों की सलाह अलग हो,
तो फिर जो है राष्ट्रपति इनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, बाध्य नहीं होगा। देखो आप जो है ये जो जजेस केस है उनको अगर हम देखना चाहें तो ये बेसिकली 1982 से स्टार्ट हुए थे और 1993 तक चले थे। ये 1982 का केस है और ये 1993 का और ये 1998 का केस है। यानी कि अभी वर्तमान में जो है वो थर्ड जजेज बेंच जो है उसके अनुसार ये निर्णय लिया जाता है। और इसमें अगर हम एक और चीज़ देखना चाहें तो यहाँ पर ये 4 संख्या है, ठीक है। एक और चीज़ क्या देखना चाहें कि यहाँ पर एक चीज़ उल्लिखित है जो कि फर्स्ट जजेस बेंच में जिस परामर्श शब्द का मतलब ये निकाला जाता था कि इसका मतलब होता है आपका विचारों का आदान प्रदान, न कि सहमति, न कि सहमति, ठीक है। इस शब्द पर गौर करें क्योंकि यहाँ पर जो है वो परामर्श शब्द का मतलब सहमति ही लगाया गया। हालांकि वहाँ पर 1+2 की बात हो रही थी, जबकि थर्ड जजेस बेंच 1998 में 1+4 जजेस की बात हो गई थी जो कि वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, ठीक है। और इन 4 में से अगर 2 जो जज है उनकी सलाह कुछ और है, 2 जजों की सलाह कुछ और है, 1+2 जजों की सलाह कुछ और है और ये 2 जो जज है उनकी सलाह कुछ और है, तो ऐसी कंडीशन में जब इनकी सलाह स्प्लिट हो जाती है, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक। अच्छा, अब एक और जो है अभी 2014 के अंदर जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तब इन्होंने जो है एनजेएसी जो बिल है नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट जो है वो लाया था। और नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट जो है उसमें क्या था कि सरकार की भी भागीदारी, विशेषतः कानून मंत्री की भागीदारी और कानून मंत्री के द्वारा नियुक्त जो है सरकार के प्रतिनिधि की भागीदारी जजों की नियुक्ति में लाने का प्रयास किया गया था, जिसको शक्ति पृथक्करण के आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने 4th जजेस बेंच के अंदर, 4th जो जजेस बेंच है 2015 में इस एक्ट को क्या है शून्य व अकृत घोषित कर दिया। शून्य व अकृत का मतलब होता है कि उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, यानी कि वो जो है अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये शक्ति पृथक्करण की अवधारणा का उल्लंघन करती है। शक्ति पृथक्करण की अवधारणा यह है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र पूर्णतः अलग होंगे और ये दोनों एक दूसरे के कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि ये एनजेएसी जो एक्ट है उसकी वजह से कार्यपालिका अनावश्यक रूप से न्यायिक नियुक्तियों में राजनीतिक अड़ंगे, राजनीतिक पक्षपात कर सकती है। इसीलिए एनजेएसी जो एक्ट है उसको जो है उन्होंने क्या कर दिया था, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हम अगेन चीज़ें वापस देखते हैं पीपीटी में कि जो नियुक्ति की जब बात की जाती है तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। जब सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए तो सीधा सीधा हमें आंसर देना है, परंतु ये जो नियुक्ति है वो थर्ड जजेस बेंच, जो कि वर्तमान में यही पद्धति प्रचलित है, थर्ड जजेस बेंच 1998 के अनुसार जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और उसके साथ में जो 4 वरिष्ठ न्यायाधीश है के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है। और अगर इन 4 जजेस में से 2 से अधिक न्यायाधीश जो है वो असहमति की स्थिति में हो, मतलब वो जो सीजेआई और जज जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं उसमें अगर 2 से अधिक न्यायाधीश जो है वो असहमत है तो राष्ट्रपति ऐसी परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, ये आपके थर्ड जजेस केस के अंदर कहा गया था। अब परामर्श शब्द पर जो विवाद है जिसके बारे में अभी हमने देखा है, ये शुरू हुआ था आपके 1982 से, और 1982 में जो है प्रथम न्यायाधीश जो मामला था, फर्स्ट जजेस जो केस था, फर्स्ट जजेस केस के अंदर जो है उसको परामर्श शब्द का मतलब सहमति नहीं वरन क्या माना गया, विचारों का आदान प्रदान बताया गया। लेकिन द्वितीय जजेस केस में क्या 1993 का जो केस है उसमें अपने ही प्रथम केस को पलटते हुए न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले को पलटते हुए क्या कहा कि परामर्श का मतलब सहमति ही बताया, ठीक है, न कि विचारों का आदान प्रदान मात्र। ठीक है, जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों सहयोगियों के सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य करने वाली बातें थी। इसी में ही एक और दूसरी चीज भी हुई है जो भी अपन नीचे पढ़ेंगे। तीसरे जजेस केस में जो है 1998 में परामर्श की प्रक्रिया को मुख्य न्यायाधीश व बहुसंख्यक न्यायाधीशों के विचार की प्रक्रिया माना गया। बहुसंख्यक यानी कि जो 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश है +1 जो सीजेआई है, इनकी जो संयुक्त जो सलाह है,
संयुक्त जो परामर्श है उसको राष्ट्रपति सहमति के रूप में लेगा और जो है उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। हालांकि 2 से अधिक न्यायाधीश जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनकी असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो नेशनल जुडिशियल एक्ट जो आया था वो अपॉइंटमेंट एक्ट, अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो आई थी वो उसमें क्या था कि 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा इसको लाया गया था, एनजेएसी एक्ट को लाया गया था और इसके द्वारा जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका के पर्याप्त जो है वो रोल को बताया गया था। कार्यपालिका का ये पक्ष था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाई भतीजावाद और जो है इस तरीके की चीज़ें चल रही है, तो फिर उन्होंने जो है एक ट्रांसपेरेंट पद्धति के रूप में एनजेएसी एक्ट लाए थे। तो एनजेएसी एक्ट में जो प्रावधान था वो मैंने आपको बता ही दिया कि जो विधि मंत्री है और उसके द्वारा नियुक्त जो विशेषज्ञ है उनका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति में बहुत बड़ा रोल था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में। ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में सीजेआई प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के पास में थी, वही शक्तियां अब एक एनजेएसी कमीशन के पास में होनी थी, परंतु 4 जजेस बेंच जो 2015 की है उसने इस न्यायपालिका इस एनजेएसी एक्ट को ही क्या है नल एंड वॉइड, अवैध घोषित कर दिया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में उल्लंघन के चलते इसको अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, और पहले क्या होता था कि जो मुख्य न्यायाधीश है वो वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही बनाया जाता था 1973 तक, परंतु 1973 में जो है इसका प्रथम बार उल्लंघन किया गया और एन रॉय को जो है वो अपने 3 सीनियर जो न्यायाधीश थे उनके ऊपर जो है जो एन रॉय है उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो पहली बार इस वरिष्ठतम न्यायाधीश वाले शब्द का उल्लंघन किया गया था कि सीजेआई जो है वो वरिष्ठतम न्यायाधीश ही बनता था, परंतु पहली बार यहाँ पर वरिष्ठतम न्यायाधीश न बनके जो तीसरे चौथे नंबर पर जो न्यायाधीश थे उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसी प्रकार से 1977 में एमयू बेग को भी मुख्य न्यायाधीश सीनियोरिटी को लांग कर बनाया गया, परंतु जो सेकंड जजेस बेस था यानी कि जो 1993 वाला जो मामला था उसमें ये डिसीजन दे दिया कि अब कार्यपालिका केवल और केवल जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसी को ही सीजेआई बनाएगी, इसके अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं। ठीक है, तो सरकार की इस मनमानी पर इन्होंने रोक लगा दी। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे अहर्ताएं देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अगर अहर्ताओं की बात करें तो पहला तो वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा जो है उन्होंने क्या है कि उनके बारे में 3 चीज़ें हैं कि या तो उन्होंने हाई कोर्ट में 5 साल तक जो है वो जज के रूप में उन्होंने काम किया हो, पहली बात, या फिर उन्होंने 10 सालों तक हाई कोर्ट या अन्य न्यायालयों में मिलाकर कुल 10 सालों तक जो है वो वकील के रूप में उन्होंने काम किया हो, अधिवक्ता के रूप में उन्होंने काम किया हो। तीसरा, या फिर राष्ट्रपति के नज़र में वो एक प्रख्यात विख्यात न्यायविद हो। ठीक है, अच्छे खासे न्याय के जानने वाले न्यायविद हो। इन तीनों ही कंडीशन में से किसी भी कंडीशन के फुलफिल होने की बहुत ही नेसेसिटी यहाँ पर कर दी गई कि इन तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल करने पर वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने के लिए योग्य बन जाता है। तो ये अहर्ता जो है, अहर्ता में भारत का नागरिक होने की बात है और हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, पहली कंडीशन, या फिर न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकील रहा हो, दूसरी कंडीशन, या फिर तीसरा राष्ट्रपति के मत में एक सम्मानित न्यायविद हो, तीसरी कंडीशन। इन तीनों ही कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो वो मुख्य न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए अहर होगा यानी कि योग्य होगा। तीसरी बात कि यहाँ पर कोई भी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए किसी भी न्यूनतम आयु का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। संविधान में जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, ये इसकी अहर्ताएं हो गई। अब हम देखते हैं इनकी शपथ के बारे में। तो राष्ट्रपति द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है। पहली बात, शपथ किस बात की दिलाई जाएगी? तो शपथ इस बात की दिलाई जाएगी कि वो जो है श्रद्धा मतलब संविधान में श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। पहली बात, वो जो है भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा और उसमें सहयोग देगा। दूसरी बात, तीसरी बात, वो जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग विवेक और समझदारी से बिना किसी भय और राग के, बिना किसी पक्षपात के जो है वो करेगा।
तीसरी बात। चौथी बात, वो जो है विधि और संविधान की मर्यादाओं को बनाए रखेगा। तो 4 चीज़ों की शपथ दिलाई जाती है, जो कि हमने जब अनुसूचियाँ पढ़ी थी तो बहुत ही डिटेल में मैंने एक शपथ के तमाम सारे कीवर्ड को विश्लेषित करके बताया था आपको। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि राष्ट्रपति या नियुक्त व्यक्ति द्वारा उसको शपथ दिलाई जाती है संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा, पहली। दूसरा, प्रभुता व अखंडता, देश की प्रभुता व अखंडता की रक्षा करेगा, दूसरी बात। तीसरी, पूरी योग्यता व ज्ञान व विवेक से कर्तव्यों का पालन, शुद्ध अंतःकरण से पालन करेगा, जिसमें कि वो बिना किसी भय या पक्षपात, बिना किसी अनुराग व द्वेष का पालन करेगा। ये तीसरी बात हो गई, ये वाली, ठीक है। चौथी बात, संविधान और विधियों की मर्यादाओं को बनाए रखूंगा। इस बात की शपथ न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश लेते हैं, ठीक है। आगे वाली वेतन भत्ते वाली बात है, तो वेतन भत्ते जो है वो संसद द्वारा समय समय पर तय किए जाते हैं। वर्तमान में 2018-19 के अंदर जो चेंज किया गया था उसके आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी 2,80,000 है और न्यायाधीश की 2,50,000 है, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी उनको कई सारे भत्ते और विशेषाधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। तमाम सारी जो भी चीज़ें हैं, चाहे आवास है, टेलीफोन बिल है, गाड़ी है, तमाम सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो जितनी भी सुविधाएं हैं वो इनको दी जाती है। वेतन भत्ते समय समय पर संसद द्वारा तय किए जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश की 2,80,000, न्यायाधीश की 2.5 लाख, पेंशन और अन्य भत्ते भी इनको दिए जाते हैं। कार्यकाल की अगर बात करें तो कार्यकाल की एज सच जो आपके संविधान है उसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि स्पेसिफिक कि इतना कार्यकाल होगा, 5 साल 10 साल, ऐसा कोई नहीं लिखा गया है। परंतु 3 कंडीशन बताई गई है कि अगर व्यक्ति जो है वो 65 साल का हो गया है तो 65 साल के उपरांत जो है वो न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर उसके खिलाफ जो है राष्ट्रपति ने उसको हटाने के आदेश के ऊपर हस्ताक्षर कर दिया है, जो कि संसद के में पारित विशेष बहुमत के प्रस्ताव के उपरांत ही किया जाएगा, सिद्ध कदाचार और अक्षम होने के आधार पर ही किया जाएगा, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन कि अगर वो खुद त्यागपत्र दे दे, ठीक है। तो खुद त्यागपत्र दे दे वाली बात का यहाँ पर उल्लेख हाँ लिखा हुआ कि या तो वो 65 साल का हो गया हो या राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे दे, दूसरी बात, या फिर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है उसको हटाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दे। तो इन तीनों ही कंडीशन में उसको अपने पद से हटना पड़ेगा, ठीक है। तो 65 साल होना या त्यागपत्र देना तो चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर वर्णित है या हटाने की जो आधार है वो क्या हो सकता है। तो हटाना जो है उसके लिए जरूरी होता है कि दोनों ही सदनों में विशेष बहुमत का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, पहली बात। आधार क्या हो सकता है, तो सिद्ध कदाचार और अक्षमता, ठीक है। सिद्ध कदाचार यानी कि कोई भी जो है संविधान विरुद्ध काम किया है, करप्शन किया है, ठीक है, और जो है आपके दुर्व्यवहार और सिद्ध कदाचार जो है वो उसके आधार पर इनको हटाया जा सकता है। अब इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग प्रक्रिया न्यायाधीश अधिनियम 1968 के अंदर उल्लेखित है, न कि संविधान के अंदर, ठीक है। 1968 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसके अंदर इस महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। अब इस महाभियोग प्रक्रिया को अगर हम समझना चाहें तो हम ब्लैंक पेज में समझ सकते हैं कि इसके लिए क्या जरूरी होता है। कि जैसे कि अभी आपको पता है कि अभी तक तो पहले केवल वी रामास्वामी जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे 91-92 के अंदर, उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, जिसको समिति ने तो पास कर दिया था, परंतु लोकसभा ने उसको जो है कांग्रेस उस वोटिंग से अलग हो गई थी तो लोकसभा में वो पास नहीं हुआ था। हाल ही में ये ज्वलंत मुद्दा भी है कि यशवंत वर्मा जो उस समय दिल्ली कोर्ट के जो जज थे उनके घर पे जो है नोटों का बोरा मिला है, उसके आधार पर जो है उन पर जो है महाभियोग प्रस्ताव चल रहा है। और इस महाभियोग प्रस्ताव को जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ने जो है किसको दे दिया है, आपके समिति को सौंप दिया है। हालांकि समिति की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर यशवंत वर्मा जो है न्यायाधीश है, ठीक है। तो हम महाभियोग प्रक्रिया को अगर पढ़ना चाहें तो सबसे पहले तो जो है वो दुर्व्यवहार और सिद्ध कदाचार के आधार पर किसी भी सदन का मतलब या तो लोकसभा में आ सकता है प्रस्ताव या फिर राज्यसभा में आ सकता है। लोकसभा में अगर आता है तो 100 लोकसभा सदस्य के द्वारा हस्ताक्षरित निष्कासन प्रस्ताव, और राज्यसभा के संदर्भ में हो तो 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निष्कासन प्रस्ताव जो है वो लोकसभा के संदर्भ में अध्यक्ष के पास में आएगा और राज्यसभा के संदर्भ में सभापति के पास में
दिया जाएगा, को सौंपा जाएगा, को ये प्रस्ताव सौंपा जाएगा। राष्ट्रपति मतलब अध्यक्ष और सभापति चाहे तो इस प्रस्ताव को स्वीकृत करें, चाहे उसे अस्वीकृत करें। ये उनका विवेकाधिकार है कि वो इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं या नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर अध्यक्ष और सभापति ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया है तो स्वीकृत करने के उपरांत तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा और तीन जो समिति है उसका गठन होने के उपरांत ये समिति इस बात की जांच करेगी कि उस न्यायाधीश के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया है सिद्ध कदाचार और दुर्व्यवहार वाला, तो क्या वो वास्तव में सही है या नहीं है। इस कमेटी के सदस्य कौन होंगे, तो इस कमेटी में जो तीन सदस्य होते हैं उन तीनों सदस्यों में से एक तो होता है या तो CJI होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, पहला सदस्य। दूसरा सदस्य होगा या तो हाई कोर्ट का जज होगा, मुख्य न्यायाधीश है, या फिर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। और तीसरा कौन होगा, तो तीसरा कोई विख्यात न्यायविद होगा, प्रख्यात न्यायविद होगा। और इस समिति ने अगर ये कमेटी जो है वो जो है इस प्रस्ताव मतलब के पक्ष में निर्णय देती है या ये प्रस्ताव देती है कि हाँ इसके खिलाफ जो है सिद्ध कदाचार का मामला बन रहा है, तो ये जो इस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सदन में प्रस्तुत की जाती है। इस कमेटी की जो रिपोर्ट है या ये जो प्रस्ताव है वो उसी सदन में, सपोज कि लोकसभा मान लेते हैं तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा में प्रस्तुत होने के उपरांत लोकसभा के सदस्य इस पर वोटिंग करते हैं और लोकसभा के सदस्य अगर वोटिंग जो है वो विशेष बहुमत से अगर इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो यही प्रस्ताव जो है आपके राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा भी अगर इसको विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो फिर ये प्रस्ताव किसके पास में जाता है, राष्ट्रपति के पास में चला जाता है। और राष्ट्रपति यदि इस पे जैसे ही राष्ट्रपति के पास में जाता है तो राष्ट्रपति आदेश जारी करता है और उस व्यक्ति को अपने पद से क्या पढ़ना पड़ता है, हटना पड़ता है, उसको वहां से हटना पड़ता है। विशेष बहुमत का मतलब क्या है, तो विशेष बहुमत भी मैंने जब विशेषताएं पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 और कुल सदस्यों का 50% + 1, इन दोनों ही कंडीशन को पूरा करने पर विशेष बहुमत माना जाता है और विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद में राष्ट्रपति उसको हटाने का आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, अब ये जो है वो हम देखेंगे कि किस प्रकार से पीपीटी के अंदर जो है महाभियोग प्रस्ताव की जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि 100 सदस्य जो है वो लोकसभा में और 50 सदस्य जो है राज्यसभा में हस्ताक्षरित निष्कासन प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा और लोकसभा, ये उल्टा लिख दिया, मतलब लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सदस्य प्रस्तुत कर सकते हैं। और प्रस्तुत होने के उपरांत अध्यक्ष या सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। ये अध्यक्ष और सभापति की विवेकाधीन शक्ति है कि वो उसको स्वीकृत करें या अस्वीकृत करें। पहली बात, स्वीकार करने के उपरांत सभापति और अध्यक्ष जो है उसको 3 सदस्यीय जांच समिति गठित होती है और ये जो जांच समिति है उसमें कौन कौन होते हैं, CJI सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दूसरे सदस्य होते हैं, तीसरे को प्रतिष्ठित न्यायविद। यदि समिति इस जज के दुर्व्यवहार को दोषी और अक्षम पाती है तो फिर ये जो प्रस्ताव है वो सदन में विचार के लिए रखा जाता है और सदन में विचार के लिए जब रखा जाता है तो वो सदन जब उसे विशेष बहुमत से पारित कर देता है, लोकसभा और राज्यसभा उसको विशेष बहुमत से पारित कर देती है, तो फिर जो है राष्ट्रपति के पास में जाता है और राष्ट्रपति उसको हटाने का आदेश जारी करता है और तत्पश्चात जो है जज को उसके पद से हटना ही पड़ता है। ठीक है, ये तो हो गई आपके कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए जो कि 1968 के अधिनियम में उल्लिखित है। ठीक है, और पहला प्रस्ताव ऐसा जो है वी रामास्वामी जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे उनके बारे में आया था 1991-92 के अंदर और ये लोकसभा से पास नहीं हुआ था। हालांकि जो 3 सदस्यीय समिति है उन्होंने तो इनके विपक्ष में ही जो है वो रिपोर्ट जारी की थी। दूसरा प्रस्ताव हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जस्टिस है यशवंत वर्मा के संदर्भ में आया है, वो जो है 3 सदस्यीय समिति के पास में अभी वो रिपोर्ट जो है आई थिंक वो अभी अपडेटेड न्यूज़ आएगी कि वो जो है वो सबमिट रिपोर्ट कर दी गई है।
परंतु अभी उस पर मतदान होना बाकी है। ठीक है। कार्यकारी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश क्या होता है? जैसे कि जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, जब मुख्य न्यायाधीश जो है असमर्थ हो, या मुख्य न्यायाधीश का पद जो है वो रिक्त हो, इन तीनों ही कंडीशन में किसी भी वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है, यानी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं? तो तदर्थ न्यायाधीश तब बनाए जाते हैं, एक सेकंड, तो तदर्थ न्यायाधीश जो है वो कब बनाए जाते हैं? तो तदर्थ न्यायाधीश तब बनाए जाते हैं जबकि जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है कोरम जो है वो कभी पूरा नहीं हो रहा हो। तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का कोरम जब पूरा नहीं हो रहा होता है, उस कंडीशन में किसी अन्य हाई कोर्ट से किसी जज को जो है सुप्रीम कोर्ट में जो कार्य करने के लिए लगाया जाता है, इसी को तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। मतलब उसी न्यायाधीश को जो कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अस्थायी अवधि के लिए कार्य हेतु आता है, उसको तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। इस हेतु उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत का सीजेआई तो है ही सही, और राष्ट्रपति की अनुमति के उपरांत ही ये तमाम सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तदर्थ न्यायाधीश कौन होता है? कि कोरम पूरा करने हेतु स्थायी न्यायाधीश कम हो तब सीजेआई क्या कर सकता है? हाईकोर्ट से न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। और ऐसा नियुक्त कैसे वो करेगा, किस किस से परामर्श वो करेगा, किस किस से जो है वो कंसल्ट करेगा? तो ऐसा वह संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही करेगा। मतलब इन दोनों की मंजूरी मिल जाएगी, राष्ट्रपति की भी और उस हाईकोर्ट की भी जिसके की जज को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में लगाया जा रहा है। इन दोनों की मंजूरी के उपरांत ही जो है वो ऐसा कर सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी जो है सीजेआई जब का जरूरत पड़े तो उसको कार्य के लिए जो है वो अनुरोध कर सकता है। और ऐसा भी वो कब करेगा कि राष्ट्रपति और संबंधित जो व्यक्ति है उसके परामर्श के उपरांत, उसकी पूर्वानुमति के पश्चात ही जो है वो ये काम कर सकता है। ठीक है। तो ये तो हो गई आपके न्यायाधीश वाली बात। और अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो बेंच है वो कहाँ पर है। तो आपको पता ही है कि दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट की मुख्य बेंच है। हालांकि सीजेआई जो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में कहीं और भी दिल्ली से बाहर भी इसकी बेंच को एस्टेब्लिश कर सकता है। दिल्ली व अन्य जगह पर, मतलब अभी फिलहाल तो दिल्ली में है, और अन्य जगह पर सीजेआई जो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से इसकी बेंच को एस्टेब्लिश कर सकता है। न्यायालय की प्रक्रिया क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद में अपने जो नियम संचालन के जो नियम होते हैं, न्यायालय जो है प्रक्रिया संचालन के जो नियम है वो बना सकती है। हालांकि संवैधानिक मामलों और संदर्भों के लिए राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से संवैधानिक मामलों में जो 5 जजों की जो पीठ है वो भी बैठती है। तो वो तमाम सारे प्रावधान तो है ही सही, वही न्यायालय की प्रक्रिया तय करते हैं। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रताओं की। अच्छा, स्वतंत्रताएं जरूरी क्यों होती है? ताकि न्यायाधीश जो है अपने कार्यों को बहुत ही निष्पक्ष ढंग से और बिना किसी भय, राग, पक्षपात और द्वेष के जो है जन कल्याण की दिशा में कर सके। इसके लिए जो है आपको स्वतंत्रताएं जो है न्यायाधीश को देनी पड़ती है। वो स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है तो उनको हम देख लेते हैं। हालांकि हमें पता है कि जो हमारा न्यायालय है वो संघीय न्यायालय है, ठीक है। दूसरा, वो याचिका न्यायालय भी है, क्योंकि यहाँ पर ही जो है अपील जो है अंतिम अपील की जा सकती है, याचिकाएं डाली जा सकती है। वो जो है आपके मूल अधिकार का गारंटर भी है, ठीक है, उसका व्याख्याता भी है। वो जो है वो संविधान का अभिभावक भी है। ये यूपीएससी का प्रश्न है, संविधान का अभिभावक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। तो जो है वो संविधान का अभिभावक भी है। और इसके लिए जो है उसको कई सारी स्वतंत्रताएं दी गई है ताकि ये तमाम सारी चीज़ों को वो सही ढंग से फॉलो कर सके, सही ढंग से उनको इम्प्लीमेंट कर सके, कि वो मूल अधिकारों की रक्षा कर सके, ठीक है, संविधान का अभिभावक बन सके, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहली जो बात है वो ये है कि नियुक्ति का तरीका जो है वो बड़ा ही गैर राजनीतिक है। क्योंकि आप देखो कि जैसे नियुक्ति में जो थर्ड जजेस बेंच की जो रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? सीजेआई प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह के उपरांत आपके मुख्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति इनकी की जाती है।
जबकि एनजेएसी एक्ट में तो कुछ कार्यपालिका के हस्तक्षेप या राजनीतिक हस्तक्षेप की बात की गई थी, जिसको कि नल एंड वॉइड घोषित कर दिया है। तो इसकी नियुक्ति जो है बहुत ही गैर राजनीतिक है। दूसरा, इसको हटाने की प्रक्रिया अगर हम देखें तो बहुत ही जटिल है, बहुत ही दुरह है। पहली बात, लोकसभा और राज्यसभा में 100 जजों की जो है 100 व्यक्तियों 100 सांसदों के हस्ताक्षर से कोई प्रस्ताव आना, फिर अध्यक्ष सभापति द्वारा उसको स्वीकृत करना, फिर वो 3 जो जस्टिस है उनके द्वारा उसके विपक्ष में रिपोर्ट देना, फिर वो विशेष बहुमत से पारित होना। तो बहुत ही लंबी और दुरह प्रक्रिया है, इसीलिए अभी तक कभी भी इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया गया है। हालांकि इस बार होने की उम्मीद है, परंतु फिर भी ये ऐसी प्रक्रिया है जिसको किसी भी निर्दोष न्यायाधीश को जो है सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता। इसीलिए जो है ये इसकी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हटाने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी दुरह और जटिल है, और कार्यकाल की इनको सुरक्षा दी गई है, न कि ऐसा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बने रहेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद ही मात्र जरूरी नहीं है, उसके लिए जो है आपको संसद की जो है से विशेष बहुमत का प्रस्ताव पारित करवाना पड़ेगा, कमिटी से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, तो वो तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर है। अच्छा, इनकी सेवा शर्तों, इनके वेतन भत्तों या जितने भी विशेषाधिकार है, तो एक बार नियुक्त होने के बाद में इसमें कोई भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि सपोज के उनको जो है एक जो है बंगला दिया गया है, तो उससे छोटा बंगला नहीं दिया जा सकता, या एक सपोज के XYZ अमाउंट है तो XYZ अमाउंट से कम का उनका वेतन नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब उनकी सेवा शर्तें जो है उनमें कोई भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता इनके कार्यकाल अवधि के दौरान। तो ये भी एक जो है नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जाता। हालांकि कभी वित्तीय आपातकाल लागू हो तो ऐसा किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, चौथा ये है कि इनके जो वेतन भत्ते हैं, इनकी जो पेंशन है, इनके जो कार्यालय के जो खर्चे हैं, इनके कार्मिकों के जो वेतन भत्ते हैं, वो तमाम सारी चीज़ें भारत की संचित निधि पर भारित होती है। और संचित निधि पर भारित होने का तात्पर्य ये है कि कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी सांसद या विधायिका उसके खिलाफ वोटिंग नहीं कर सकती, उसको रोक नहीं सकती। ठीक है, सिवाय वित्तीय आपातकाल के उसको रोक नहीं सकती कोई भी, क्योंकि संचित निधि पर भारित होने का मतलब यह है कि लोकसभा जो है उन वेतन भत्तों पर कभी भी मतदान नहीं कर सकती, केवल चर्चा कर सकती है और कभी भी मतदान नहीं कर सकती। तो ये तमाम सारी चीज़ें संचित, भारत की जो संचित निधि है उस पर भारित है, वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय और पेंशन, तमाम सारी चीज़ें। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है न्यायालय के आचरण पर भी कोई बहस नहीं की जा सकती, सिवाय तब जब उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संसद में प्रस्तावित हो। इसी प्रकार से मैंने पहले भी आपको कहा था कि संसद की कार्रवाई में भी न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किसी भी सांसद को जो है उसके सदन जो सत्र संचालन के दौरान बुला नहीं सकता गवाही के लिए, या फिर किसी मामले के लिए उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता बैठक से 40 दिन पूर्व 40 दिन पश्चात, जो संसदीय विशेषाधिकारों में हमने पढ़ा था। उसी प्रकार से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ विशेषाधिकार है कि उसके आचरण पर भी कोई भी बहस संसद में नहीं की जाएगी। यशवंत वर्मा के द्वारा अगर नोटों के बंडल पाए गए हैं तो उस पर भी चर्चा केवल और केवल तब की जाएगी जब उसके खिलाफ प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव वहां पर प्रस्तावित होगा। ठीक है। इसके बाद में उनको जो है सेवानिवृत्ति के पश्चात वकालत की जो है वो अनुमति नहीं दी गई है, ताकि जब वो वर्तमान में निर्णय करे तो वो फ्यूचर के लाभ को देखकर उस निर्णय में कोई बदलाव ना कर ले। तो 128 के तहत ये कहा गया है कि सेवानिवृत्ति पश्चात उनको वकालत नहीं की जा सकती, इसीलिए उनकी स्वतंत्रता भी बरकरार रहेगी, उनकी निष्पक्षता भी बरकरार रहेगी। ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे उन्होंने कोई भी आदेश दिया और उस आदेश को कोई मान नहीं रहा, तो भी इनकी स्वतंत्रताओं का होना न होना बराबर की बात है, उनकी शक्तियों का होना न होना बराबर की बात है। तो उनकी अवमानना करने पर उनको किसी भी व्यक्ति को दंड देने का अधिकार है, और ये जो दंड है वो 2000 रुपये और 6 माह की जो है वो जेल हो सकती है। अवमानना पर दंड देने का अधिकार है, और स्टाफ की, इनको अपने स्टाफ की नियुक्ति करने की भी शक्ति है। ठीक है। उन स्टाफ के वेतन भत्ते भी संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है। तो उन स्टाफ की नियुक्ति करने की शक्ति भी 146 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही है। सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय क्षेत्र है, जो भी इनका जुरिस्डिक्शन क्षेत्र है, इनमें बढ़ोतरी तो की जा सकती है, परंतु इसमें कटौती कभी भी कोई भी सदन या संसद नहीं कर सकती, या कोई भी कार्यपालिका आदेश इनके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं कर सकता। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण भी एक इनकी स्वतंत्रता के अंदर बड़ा योगदान देता है। ठीक है। अब जब इनकी स्वतंत्रताओं की बात हो गई है तो इसके बाद में हम देखते हैं इनकी शक्तियां और विशेषाधिकार। शक्तियाँ और विशेषाधिकार जो है वो हम इस क्लास में जितना हो सकता है उतना करते हैं। नेक्स्ट बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शक्ति और विशेषाधिकारों में कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं।
जैसे कि जो पहली चीज़ है, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो काफ़ी व्यापक और काफ़ी बड़ा क्षेत्राधिकार लिए हुए हैं हमारे सामने, क्योंकि ये न केवल ब्रिटेन की जो प्रिवी काउंसिल है उसके तरह अपीलीय अधिकार भी रखता है, बल्कि जो संघीय न्यायालय है आपके अमेरिका का, उसी की भांति जो है जो अंतिम संघीय न्यायालय है उसी की भांति जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ मतलब संघीय न्यायालय की भांति भी वो काम करता है, मतलब अमेरिका के संघीय न्यायालय की भांति शक्ति आधारित करता है और दूसरी तरफ ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल की भांति शक्ति आधारित करता है। शक्ति और क्षेत्राधिकार की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास में जो है व्यापक शक्ति और क्षेत्राधिकार है, उसमें संविधान में उल्लेखित वह न केवल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरह संघीय न्यायालय है, बल्कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह अपील का अंतिम न्यायालय भी है। ठीक है, न केवल संघीय न्यायालय बल्कि अपील का अंतिम न्यायालय भी है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो ब्रिटेन का है, जो कि प्रीवी काउंसिल पहले हमारी हुआ करती थी, उसकी तरह अंतिम अपील का वो भी है। ठीक है, वो हमारे नागरिक अधिकारों का गारंटर है, उसका व्याख्याता है। इसीलिए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने जो है इसे विश्व में सबसे शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट कहा है, क्योंकि उसमें ब्रिटेन के जो कोर्ट है उसका अधिकार भी है। मतलब ब्रिटेन में जो कोर्ट के पास में शक्तियाँ नहीं है, जो वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास में शक्तियाँ है, वो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास में है, और जो अमेरिका के संघीय न्यायालय में जो शक्तियाँ है वो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है, तो इसीलिए जो है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसको जो है सबसे शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट कहा है। अब हम इसके कुछ क्षेत्राधिकारों की बात करेंगे, कुछ शक्तियों की बातें करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब ये है कि ये वैसा क्षेत्राधिकार है जो इसके सिवाय इसकी सुनवाई कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे तमाम सारे मामले जो है वो मौलिक रूप से केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाएंगे और किसी भी अन्य कोर्ट में नहीं सुने जाएंगे। ऐसे कौन कौन से मामले हो सकते हैं? तो पहला कि जब दो राज्यों के बीच में कोई भी विवाद हो, पहला। दूसरा, जब केंद्र और राज्य के बीच में या केंद्र और दो राज्यों के बीच में कोई विवाद हो। तीसरा, कि यदि जो है वो राज्य और राज्य, केंद्र और राज्य, केंद्र और मतलब दो राज्यों केंद्र के साथ में एक और राज्य जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ एक और राज्य है, तो ऐसे तमाम सारे केंद्र राज्य के जो विवाद है जो कि मौलिक प्रकृति के होते हैं वो हाईकोर्ट में नहीं सुने जाते। वो कहाँ पर सुने जाते हैं? वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है वो क्यों मूल क्षेत्राधिकार है कि संघीय ढांचे के अंदर अगर हम देखना चाहें तो संघीय ढांचे में जो है वो जितनी भी इकाइयां हैं उनके बीच में अगर कोई विवाद है तो उन तमाम सारे विवादों को कौन हैंडल करेगा, या उन तमाम सारे विवादों को जो है वो कौन करेगा? तो वो जो है आपके हाँ, तो उन तमाम सारे विवादों को जो है वो आपके मूल क्षेत्राधिकार के तहत जो है आपके सुप्रीम कोर्ट ही डील करेगी। अच्छा, इन दोनों बिंदुओं को ध्यान इसमें रखा जाएगा कि यहाँ पर कोई भी राजनीतिक प्रश्न निहित ना हो, या फिर यहाँ पर जो है वो विधिक अधिकार का प्रश्न निहित होना जरूरी है। पहली बात कि विधिक अधिकार का प्रश्न निहित होगा तो ही जो है हम इसकी बात करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर जो है वो नागरिकों के द्वारा अगर केंद्र के पक्ष में, नागरिकों के द्वारा अगर जो है राज्य और केंद्र के विरुद्ध में अगर कोई मामला लाया जाता है तो वो उसकी सुनवाई भी यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर केवल और केवल राज्य और केंद्र के बीच में विवाद की ही सुनवाई होगी। कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनको कि इसमें जो है वो नहीं सुने जा सकते, यानी कि कुछ अपवाद भी यहाँ पर मौजूद है। और उन अपवादों की अगर हम चर्चा करना चाहें तो पहला अपवाद ये है कि कोई भी संविधान पूर्व समझौता जिसमें कि ऐसा उल्लेख पहले से ही था कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं की जा सकती, तो ऐसा संविधान पूर्व समझौते की जो है का मूल क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, कुछ ऐसे समझौते होते हैं, उन समझौते में ही ऐसा लिखा होता है कि इसका मूल क्षेत्राधिकार फला फला कोर्ट होगा या फला फला कोर्ट नहीं होगा, तो ऐसे समझौते में भी जो है मूल क्षेत्राधिकार क्या नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा। तीसरा, अगर दो राज्यों के बीच में नदी विवाद है तो अंतर्राज्यीय नदी विवाद अधिनियम के तहत या अनुच्छेद 262 के तहत वो भी सुप्रीम कोर्ट का मौलिक अधिकार क्षेत्र या मूल अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। चौथा, अगर वित्त आयोग को कोई रिकमेंडेशन सौंपे गए हैं, कुछ विषय सौंपे गए हैं, तो उन पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है वो मूल अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। पांचवा, कुछ छोटे मोटे वाणिज्यिक प्रकृति के मामले होते हैं, केंद्र राज्य के बीच में, राज्य राज्य के बीच में कुछ छोटे मोटे पैसों के मामले होते हैं, तो वो भी जो है यहाँ पर जो है वो मूल अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। इसके अतिरिक्त
कोई भी केंद्र के विरुद्ध अगर राज्य कोई दावा करे और अपने नुकसान की भरपाई के लिए अगर कोई दावा करे तो ऐसे मामले भी जो है इसका क्षेत्र नहीं होंगे, किसका, मूल अधिकार के क्षेत्र नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद में हम देखना चाहें रिट अधिकारिता, तो जो आपके न्यायाधीश क्षेत्र है उसके बारे में अगर देखना चाहे तो जैसे कि आपको पता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट याचिकाएं दायर करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम रिट याचिकाएं दायर कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर 5 प्रकार की रिट दायर की जा सकती है और इन 5 प्रकार की रिट के बारे में हमने जो है मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ लिया था। अगर एक एक लाइन में हम इनको एक्सप्लेन करना चाहे तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है किसी को सशरीर प्रस्तुत करना। ठीक है, 24 घंटे के भीतर उसको जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। अगर हम परमादेश को देखना चाहें तो कोई व्यक्ति अगर काम नहीं कर रहा है जो कि उसका कर्तव्य है तो हम उसको काम करने के लिए आदेश दिलवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो उसको बोलते हैं परमादेश। प्रतिषेध का मतलब होता है कोई व्यक्ति अपने क्षेत्राधिकार से अगर बाहर काम कर रहा है तो उसको रोकने के लिए, उसको प्रोहिबिट करने के लिए जो आदेश जारी करवाया जाता है वो है आपके प्रतिषेध। ठीक है, इसके बाद में जो है एक होता है उत्प्रेषण, जिसमें कि लोअर कोर्ट से कोई भी केस हायर कोर्ट के पास में मंगवाया जाता है, क्योंकि लोअर कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो उतना नहीं है, इसीलिए वो जो है ऊपर वाले कोर्ट की तरफ उत्प्रेषित करवाया जाता है, इसीलिए इसको उत्प्रेषण कहते हैं। अधिकार परीक्षा, किसी भी व्यक्ति के अपने पद पर बैठने की योग्यता उसके पास में है या नहीं है। ठीक है, क्या वो अर्हता ऐसी धारित करता है या नहीं करता है, इस बात की जांच वहां पर की जाती है। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। और हालांकि उच्च न्यायालय में अगर हम देखना चाहें तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश क्षेत्र है वो उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अधिक है। कैसे अधिक है कि देखो, आप जैसे उच्च न्यायालय की अगर हम बात करना चाहें, हाईकोर्ट की अगर हम बात करना चाहें तो हाईकोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट के उल्लंघन, हाईकोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर भी रिट याचिकाएं जारी कर सकता है, मतलब रिट जो है वो जारी कर सकता है, बल्कि न केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट याचिकाएं जारी कर सकता है बल्कि अन्य मामलों पर। ठीक है, मौलिक अधिकार या 12 से 35 तक जो अधिकार है उनके उल्लंघन पर तो जारी कर ही सकता है, परंतु इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य अधिकार, ठीक है, किसी भी अन्य अधिकार के उल्लंघन पर भी रिट याचिकाएं जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है हाईकोर्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है। पहली बात। दूसरी बात जो इसीलिए जो है, अच्छा ये वाली बात भी हमने पहले मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश क्षेत्र है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्र से क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि हाईकोर्ट, आप यहाँ पर देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश क्षेत्र से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो केवल फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाईकोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट पर के उल्लंघन पर तो जारी कर ही सकता है, बल्कि अदर मामले जो होते हैं उसमें भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, चलो ये वाली रिट अधिकारिता हो गई। इसके बाद में अगर हम देखना चाहें अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार को देख लें। और ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन से फिर हम कल देख लेंगे। चलो, हाँ, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ पर अंतिम अपील का जो कोर्ट है वो आपके सुप्रीम कोर्ट है। पहला मामला जब हम देखें, संवैधानिक मामलों में जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध यहाँ पर अपील की जा सकती है, और संवैधानिक मामलों में जो अपील के विरुद्ध जब अपील की जाती है तो ये अनुच्छेद 132 में, ये 131, 32, 33 इस तरीके से उल्लिखित है। जैसे इससे ठीक पहले जो हमने पढ़ा था वो अनुच्छेद 131 में उल्लिखित था, यानी कि ये मूल क्षेत्राधिकार। और अनुच्छेद 132 में क्या है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार में सबसे पहले संवैधानिक मामले, यानी कि अगर हाईकोर्ट प्रमाणित करे कि इसमें विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित है और इसकी व्याख्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जानी चाहिए, ऐसे अगर हाईकोर्ट प्रमाणित करे कि किसी भी संवैधानिक मामले में ये प्रमाणित करे कि इसमें तो हाईकोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट दिया जाना चाहिए या इसमें विधि का सारवान प्रश्न निहित है, तो ऐसे मामलों में यदि हाईकोर्ट ऐसा प्रमाण दे
कि इस केस में विधि का सारवान प्रश्न निहित है और संविधान की निर्वचन या संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कम से कम वर्डिक्ट उसको देना चाहिए। ऐसा अगर प्रमाण हाईकोर्ट दे, ऐसा कौन प्रमाण देगा? हाईकोर्ट ऐसा प्रमाण दे, तो फिर जो है हम संवैधानिक इस मामले के अंदर जो है हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, पहला। या फिर अगर कोई हाईकोर्ट ने अनुचित निर्णय दिया है तो उस अनुचित निर्णय के विरुद्ध भी हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अनुचित फैसले के आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है। दीवानी मामलों की अगर हम बात करें तो अगेन 131, 132, ये 133 है। ठीक है, कि यदि हाईकोर्ट प्रमाण दे तो इस केस हाईकोर्ट क्या प्रमाण दे कि इस केस में सामान्य महत्व के पूरक प्रश्न निहित है, यानी कि दीवानी मामलों में भी जो है अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। हालांकि पहले 20,000 की कैप थी, परंतु 1993 के अंदर 1972 के अंदर 30वें संविधान संशोधन 1972 के अंदर इस 20,000 की कैप को हटा दिया गया था। यानी कि अब जो है हाईकोर्ट के में कोई भी अगर दीवानी केस लड़ा गया है तो उसके खिलाफ जो है अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। ये हो गया आपके दीवानी मामला। अब आपराधिक मामले क्या होते हैं? वही 133 के बाद में 134। या अगर हाईकोर्ट अगर प्रमाण दे, ठीक है, तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। परंतु कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसमें हालांकि हाईकोर्ट प्रमाण दे या न दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि हाईकोर्ट के प्रमाण न देने के बावजूद भी उन मामलों में हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से मामले हैं? तो ऐसे मामले हैं वो जिसमें कि अगर अधीनस्थ न्यायालय ने उसको बरी कर दिया था, ठीक है, परंतु हाईकोर्ट ने उसे 10 साल या उससे ज्यादा की सजा दे दी है। पहला केस। दूसरा केस, अगर हाईकोर्ट ने कोई केस सीधा ही अपने पास मंगा लिया है, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई नहीं होने दी है, सीधा ही अपने पास मंगवा लिया और उसको 10 साल या अधिक की सजा दे दी है, दूसरा केस। या फिर हाईकोर्ट ने उसको मृत्युदंड दे दिया है, तीसरा केस। इन तीनों ही मामलों में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है वो प्रस्ताव लाया जा सकता है, मतलब जो है हाईकोर्ट के खिलाफ जो है वो अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है, ये तमाम सारे तीनों केस हैं जिनमें कि हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अब यहाँ पर हम देखें विशेष अनुमति की अगर हम बात करें तो विशेष अनुमति और अभिलेखीय न्यायालय जो है इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट वाली क्लास में भी बात कर सकते हैं, परंतु ये दोनों छोटे छोटे ही विषय हैं। आई थिंक इन दोनों पर ही हमें देख लेना चाहिए। ठीक है, देखो क्या है कि विशेष अनुमति क्या होती है कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो किसी भी मामले को किसी भी कोर्ट में हो, किसी भी चरण में हो, उसको अपने पास में मंगवा कर उस पर कार्रवाई कर सकती है। इसको कहते हैं विशेष अनुमति मामला। ये 136 में वर्णित है, 135 वाला आर्टिकल अलग है और ये 134 तक हमने पहले देख लिए थे और ये 136 वाला आर्टिकल है। तो इसमें ये कहा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को किसी भी चरण में अपील की विशेष अनुमति दे सकता है और अपने पास में मंगवा सकता है। हालांकि सैन्य न्यायालय के मामले में ये वाला केस लागू नहीं होता। ठीक है, तमाम सारी चीज़ें एमसीक्यू बहुत ही गहराई मतलब है ना, इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ही बनते हैं, तो उन तमाम सारी चीज़ों को अच्छे से करते जाना है। ठीक है, अभिलेखीय न्यायालय आप देखेंगे, अभिलेखीय न्यायालय का मतलब ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम सारे वर्डिक्ट है उनको मानने के लिए तमाम सारे हाई कोर्ट, तमाम सारे अधीनस्थ कोर्ट बाध्य है। हाई कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ कोई भी वर्डिक्ट नहीं दे सकते। दूसरी बात, ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने लिए गए निर्णयों को वापस से पुनरावलोकित करके उनकी पुनर्व्याख्या कर सकता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की पालना संपूर्ण भारत में की जाएगी। या फिर हाईकोर्ट की ने जो वर्डिक्ट दिया है किसी भी नवीन मामले में उस पर पूरे भारत में जो है उसकी मान्यता की जाएगी। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में यह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो है वो सभी न्यायालयों में अनुसरणीय है, वो इसकी समीक्षा नहीं कर सकते। भारत का कोई भी अन्य कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की समीक्षा नहीं कर सकता, वो खुद ही कर सकता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा की पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ अवमानना का दंड लगता है, और अवमानना का दंड आपको पता है कि 2000 और 6 माह की सजा हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट वाला देख लेते हैं कि परामर्शीय अधिकार। देखो जब कोई भी सार्वजनिक महत्व का प्रश्न होता है, लोक महत्व का कोई प्रश्न होता है, विधि से संबंधित कोई प्रश्न होता है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है। ठीक है, और अगर ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सलाह दे भी सकता है, सलाह देने से मना भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक महत्व के मामले पर या विधि के मामले पर सलाह देने न देने के लिए बाध्य नहीं है। परंतु अगर संविधान पूर्व समझौते का कोई प्रश्न है जिस पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांगी है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होगा। परंतु
परंतु उपरोक्त दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी सलाह राष्ट्रपति को दी है, राष्ट्रपति उस सलाह को मानने या न मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति सलाह मांग रहा है, वो सलाह दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, जैसे कि सेकंड वाले केस में उनको देना बाध्य है, परंतु राष्ट्रपति को उसकी सलाह मानना बाध्य नहीं है दोनों ही केसेस में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है दोनों ही मसलों में। ठीक है, अब इसके बाद में न्यायिक पुनरावलोकन और ये जो अन्य शक्तियां हैं वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। और इसके साथ में जो आपकी PIL है, जो आपकी न्यायिक सक्रियता वाला टॉपिक है, न्यायिक पुनरावलोकन है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के तमाम सारे आर्टिकल है, या सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, वो भी जो है नेक्स्ट वाली क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। आशा है आपको क्लासें पसंद आ रही होगी। अगर आपको क्लासें पसंद आती है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद क्लास देखने के लिए आपका, और आपका दिन शुभ हो।